हरि ओम. Hello everyone, myself संतोष चौबे. Today we shall continue the lecture series of Indian Polity. हम लोग आज की क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था के इस श्रृंखला को जारी रखेंगे. देखिए, इस कड़ी में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति. सवाल यह है कि भारत जो बुद्ध की भूमि है, भारत जो महावीर की भूमि है, जो महात्मा गांधी की भूमि है, उस भूमि पर आखिर किस कारण से भारत के लोगों ने हाथों में हथियार उठा लिया. माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि अंग्रेज भारत में आए, हमने उनको पनाह दी, हमने उनको गले लगाया, हमने उनसे मोहब्बत की, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? बदले मिला हमें धोखा, फरेब, हमारे जज्बातों के साथ में खिलवाड़, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया कि वास्तव में जुल्म की इंतहा हो गई. और कहते ना कि मोहब्बत के हर एक रंग को लहू से तुमने भर दिया, मोहब्बत के हर एक रंग को तुमने लहू से भर दिया, और जुल्म तुमने बेइंतहा की और मेरे दिल में आग भर दिया. चुपचाप जो जहर पिया हमने वो तेजाब बन गया, चुपचाप जो जहर पिया हमने वो तेजाब बन गया. उठा लिया तलवार मैंने और मैं क्रांतिवीर बन गया, मैं क्रांतिवीर बन गया. माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, हम कभी कभी किसी इंसान के पास विकल्प ही नहीं छोड़ते, और जाहिर सी बात है कि अगर किसी के पास विकल्प नहीं रहेगा तो वह आपके प्रतिकार करने के लिए प्राणपण से खड़ा हो जाएगा. मैं आपको एक बात पर्सनली बताना चाहता हूं कि चाहे आपके राष्ट्र का जीवन हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, उसके परिवर्धन के लिए, उसको एम्प्लीफाई करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको पूरा अधिकार है. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू प्रमोट इट्स इंटरेस्ट. लेकिन यह आपको अधिकार कोई नहीं देता कि आप दूसरों के हितों का पर कुठाराघात करें, आप दूसरों को कुचलें, दबाएं, आप दूसरों पर जुल्म, बेइंतहा जुल्म करें. और अगर ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो अगला इंसान होगा वो या जो राष्ट्र होगा, उस राष्ट्र के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा. और ऐसा मैं इस चैप्टर को पढ़ाता हूं तो मुझे अनायास वो गाना याद आ जाता है बेवफा सनम का, जो 1995 में प्रदर्शित हुई थी. वफा न रासाई तुम्हें वो हर जाई, मुझे वो बेवफा जरा ये तो बता, तूने आग ये कैसी लगाई. वफा न रास आई तुम्हें वो हर जाई. माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द क्लास. चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं. 1857 की क्रांति. देखिए, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसको मैंने 2-3 सेक्शन बना दिया है. सबसे पहला यह है कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की जो क्रांति थी, इस क्रांति की प्रकृति क्या थी. नंबर 2 कि व्हाट वेयर कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की जो क्रांति हुई, इस क्रांति के मुख्य कारण क्या थे. नंबर 3, who were leaders and who were the oppressors or suppressor of the revolt. वह कौन थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाई, और वह कौन थे जो 1857 की क्रांति को उत्पीड़ित किया, उसको दबाया. और नंबर 4, व्हाट वेयर द रिपरकशंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की जो क्रांति हुई, इस क्रांति के परिणाम क्या हुए. यह भारत के संवैधानिक विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, एक बहुत पूर्ण मोड़ है, क्योंकि 100 सालों तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन चलाया था, उस 100 साल के बाद उस कंपनी के स्थान पर एक नई व्यवस्था भारत में आरंभ हुई थी. ब्रिटेन की सरकार ने खुद भारत का शासन संभाल लिया था, इसलिए यह एक बहुत बड़ी कड़ी है. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. व्हाट वाज द नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति की प्रकृति क्या थी. माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, प्रकृति या नेचर का मतलब अर्थ यह है कि 1857 की जो क्रांति हुई, वह क्रांति किस प्रकार की क्रांति थी, वो किस प्रकार की क्रांति थी, इस क्रांति को क्यों किया गया. तो आइए हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं. तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि डाइवर्जेंट हिस्टोरियंस होल्ड डाइवर्जेंट व्यूज. अलग अलग इतिहासकारों के इसमें अपनी अलग अलग राय है. यदि हम बात करें भारत के
भारत के इंपरिस्ट हिस्टोरियन की, भारत के जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं या जो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस है उनकी बात करें तो उनकी यह मान्यता है कि जो यह भारत में क्रांति हुई, इस क्रांति का मुख्य कारण जो है वह वास्तव में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों की प्रशासनिक शिकायतें नहीं थी। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों की शिकायतों जो थी वो आर्थिक नहीं थी और राजनीतिक नहीं थी, बल्कि उसका कारण जो है वह धार्मिक, सामाजिक इत्यादि कुछ था। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यह था कि जो होम्स नाम का इतिहासकार है वह कहता है कि दैट वाज अ वॉर बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म, या सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध था। ऑटन कहता है कि भारत के जो मुस्लिम है उन्होंने अंतिम रूप से प्रयास किया कि उनको सत्ता फिर से मिल जाए। तो कहता है कि दैट वाज द कॉन्स्पिरेसी ऑफ मुस्लिम्स अगेंस्ट द इंग्लिश, ये अंग्रेजों के खिलाफ मुस्लिमों के द्वारा किया गया षड्यंत्र था। जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं लॉरेंस और सीले, वो कहते हैं यह एक प्रकार का सैन्य विद्रोह था। दैट वाज अ रिवोल्ट, यह एक प्रकार की सैन्य विद्रोह था। जो एसेंसेन और डिजरेली हैं वो कहते हैं कि नहीं भाइयों, यह जो है भारत के समग्र राष्ट्र के समग्र वर्ग के लोगों ने इस क्रांति में भाग लिया, इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा जाना सही है। और बीडी सावरकर साहब ने सबसे बढ़कर आगे कहा कि दैट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यह स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यह इसकी जो प्रकृति थी वह सामंतवादी थी, मतलब जो भारत के जागीरदार थे, जो जमींदार थे, जो भूमिहार थे, जो राजा लोग थे, उन्होंने अपने हाथों में हथियार उठाई क्योंकि वो अंग्रेजी राज से मुक्त होना चाहते थे। मतलब भारत के जन सामान्य ने इसमें भाग नहीं लिया, लेकिन भारत के वे लोग जो सुविधा संपन्न लोग थे उन्होंने हथियार उठाकर अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने के लिए प्रयास किए। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, चाहे इसकी प्रकृति कुछ भी हो, लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि भारत के लगभग समग्र वर्ग के लोगों ने इसमें भाग लिया था। इसमें आपको यह मानना पड़ेगा कि संपूर्ण भारत के लोगों ने इसमें भाग लिया। हाँ, ये बात सही है कि साउथ इंडिया ने उतने सक्रियता के साथ, उतनी एक्टिवली में पार्टिसिपेट नहीं किया जितना नॉर्थ इंडिया ने, लेकिन फिर भी यह कहा जाना चाहिए कि यह जो क्रांति थी यह वास्तव में अंग्रेजी राज के खिलाफ भारतीयों की एक बगावत थी। भारतीयों का जो मन था वह इस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोशित हो गया कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था, और वह विकल्प यही था हाथों में हथियार उठा करके अंग्रेजों को भगाने के लिए पुरजोर कोशिश की जाए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में कि 1857 की जो क्रांति थी उस क्रांति के क्या कारण थे। व्हाट वेयर कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखो, एक इतिहासकार हुआ जिसका नाम था वांडेल फिलिप। वांडेल फिलिप कहता था रिवोल्यूशंस आर नॉट जनरेट जस्ट लाइक वाइल्ड प्लांट। कोई भी क्रांति जंगली पौधे की तरह अपने आप नहीं उगा करते हैं। ईच एंड एवरी रिवोल्यूशंस मस्ट हैव सम इनहेरेंट कॉजेज। जितनी भी क्रांतियां होती हैं सभी क्रांतियों के कुछ न कुछ अंतर्निहित कारण होते हैं, और भारत जो 1857 की क्रांति है यह क्रांति भी इसका अपवाद नहीं है। तो 1857 की जो क्रांति हुई यह क्रांति इसका अपवाद नहीं है। तो क्रांति के कारण क्या क्या थे? तो इतिहासकार इसके कहते हैं कोई एक कारण नहीं था, इसमें बहुत सारे कारण थे, और वे इन कारणों को राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, प्रशासनिक कारण और तात्कालिक कारण के रूप में विभाजित कर इसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने इसको बना दिया है। 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या है? तो पहला था राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉजेज, दूसरा था आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेज, तीसरा सामाजिक कारण, सोशल कॉजेज, चौथा धार्मिक कारण, रिलीजियस कॉजेज, पांचवा है प्रशासनिक कारण या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, और छठा है आपका तात्कालिक कारण या इमीडिएट कॉजेज। आइए हम लोग इन सभी कारणों पर एक एक करके विचार करते हैं। मैं आपको यहां पे बताऊं कि 1857 की जो क्रांति थी इसका सबसे पहला कारण राजनीतिक माना जाता है। राजनीति का मतलब देखो क्या है कि जो राजा रजवाड़े लोग हैं, जो भारत में शासक वर्ग है, उन शासक वर्गों को जब अंग्रेजों से शिकायतें हुई तो उन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए पुरजोर कोशिश आरंभ कर दी, और इस कोशिश का परिणाम 1857 की क्रांति के रूप में हमारे सामने आया। देखिए, अंग्रेज लोग भारत में आए, भारत की जो शासक वर्ग है उन्होंने उनको गले लगाया, उनको मोहब्बत की, उनको पनाह दिया, लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके भारत में राजनीतिक क्षेत्र में अपनी कोशिशें आरंभ कर दी। प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, इसका इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद के संधि के माध्यम से उनको भारत में राजनीतिक शक्ति मिल गई।
धीरे धीरे करके उन्होंने मराठों के साथ, उन्होंने मैसूर के साथ, उन्होंने भारत के जो तमाम राज्य थे उनके साथ उन्हें युद्ध छेड़ दिया। और जब इन सब युद्धों के माध्यम से उन्हें भारत के सभी राज्य हस्तगत मिल नहीं पाए तो उन्होंने एक नई चाल चली और उस नई चाल का नाम है सब्सिडी अलायंस सिस्टम अर्थात सहायक संधि। तो मैं बताना चाहूंगा कि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने एक प्रकार का प्रस्ताव प्रभारतीय शासकों के समक्ष लेकर के आए जिसका नाम है सहायक संधि या जिसको हम लोग कहते हैं सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। तो लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में भारत में लेकर आता है सहायक संधि। देखिए संधि की मुख्य बात यह थी, इसमें अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रस्तावित किया कि आप राजा महाराजा लोग हो, आप सुख भोगो, आप सुख चैन से रहो, आपके राज्य की सीमा की जो है वह रक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। हम आपकी तरफ से सेना रखेंगे लेकिन हम गरीब लोग हैं, हम खर्चा कहां से लाएंगे, तो उस सेना को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए खर्च आप दोगे। मतलब भारत के राजा महाराजा लोगों के सेना अंग्रेज रख रहे थे, उसका खर्चा राजा लोग उठा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, सबसे बुरी बात मैं कहूंगा कि अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी के साथ अपना एक व्यक्ति हर एक उस राजा के दरबार में बैठा दिया जिन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया, चाहे वह अवध का नवाब हो, चाहे वह निजाम हो, चाहे वह बूंदी बछवाड़ा के राज्य हो, चाहे वो मराठे हो। तो अंग्रेजों ने क्या किया, बड़ी चालाकी से उन्होंने एक दरबारी को उनके दरबार में बैठा दिया। उनके राज्य की हर एक घटना को बखूबी वह रेजिडेंट, वह जो दरबारी था वह अंग्रेजों तक पहुंचाता था। जो गतिविधियां उसमें हो रही है, अगर अंग्रेजी कोई गतिविधियां है तो तुरंत अंग्रेजों को वहां पर समय मिल जाता था। और माय डियर फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने सहायक संधि के माध्यम से भारतीय राज्यों को पूरी तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से ही उन्होंने गुलाम बना दिया। जल्द ही भारतीय राजाओं पर यह बात जाहिर हो गई कि यह जो अंग्रेज है, ये अंग्रेज वास्तव में भेड़ नहीं है, ये तो भेड़ के खाल में छुपे हुए भेड़िए हैं। और इस प्रकार से भारतीय राजा महाराजा लोग इस मौके की तलाश में आ गए कि जब कभी मौका मिले वे हाथों में हथियार उठा करके अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दें। दूसरी अंग्रेजों ने चालाकी की, वह भी एक प्रकार का एक सिद्धांत था जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हम लोग कहते हैं व्यापगत का सिद्धांत। तो दूसरा राजनीतिक कारण जो था वह था इनका व्यापगत का सिद्धांत जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने किया। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राजाओं को सीधे सीधे कह दिया कि अगर आपकी वैध संतान है, यदि आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड है, तब तो हम इसको उत्तराधिकारी कबूल करेंगे, लेकिन यदि आपका कोई एडॉप्टेड चाइल्ड है, यदि आपका कोई दत्तक पुत्र है, तो ऐसी स्थिति में हम उसे राजा स्वीकार करने नहीं जा रहे हैं। और अंग्रेजों ने इस नीति के माध्यम से भारत के कई राज्यों को, जिसमें सतारा, झांसी, बघात, नागपुर, उदयपुर जैसे राज्य हैं, इन राज्यों को उसने मिला लिया। और सबसे बुरी बात यह हुई कि जब उन्होंने अवध में ऐसा बहाना ढूंढ नहीं पाए तो उन्हें अवध के राज्य को कुप्रशासन के आधार पर मिला दिया। वहां की चाहे जनता हो, चाहे वहां का शासक वर्ग हो, सभी अंग्रेजों के इस चालाकी से, अंग्रेजों के इस प्रकार के कुकृत्य से सभी बहुत दुखी हो गए और वे भी मौके की तलाश में आ गए कि जब कभी मौका मिले अंग्रेजों के खिलाफ हम भी हथियार उठा लें। नंबर 3, इंसल्ट। नंबर 3, मुगलों का अपमान। इंसल्ट टू मुगल्स। सुनो, यह बात सत्य है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी मुगल शासक योग्य साबित नहीं हो सका। लेकिन नाम के लिए सही अभी भी दिल्ली के तख्त पर मुगल सत्तासीन थे, अभी भारत के राजा महाराजा कहलाते थे। हिंदू या मुसलमान सबके लिए वही शासक थे, वही सम्राट थे। और बहादुर शाह जफर के साथ लॉर्ड डलहौजी ने एक समझौता किया। उस समझौते की जो शर्तें थी वो यह थी
नंबर एक कि आपके बाद जो आपका उत्तराधिकारी आएगा, पहली बात उसका चयन हम करेंगे, और दूसरी बात यह है कि वह अब सम्राट नहीं बल्कि वह सिर्फ राजकुमार कहा जाएगा। नंबर टू कि आपको जो यह पेमेंट मिलता है 1 लाख रुपए प्रति माह का पेंशन, उस पेंशन घटा करके सिर्फ 15,000 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। नंबर तीन, आपके परिवार को लाल किला जो संप्रभुता का प्रतीक है, इसे खाली करके आपको कुतुब में जाकर रहना पड़ेगा। और मैं बताऊं आपको कि भारतीयों को यह जो मुगलों को क्या किया गया अपमान था, यह अपमान जो है उनको बर्दाश्त के बाहर हो रही थी, और वे भी मौके की ताक में हो गए कि जब कभी मौका मिले अंग्रेजों के खिलाफ जो है दो हाथ किए जाए। और इस प्रकार से बताना मैं चाहूंगा कि जो 1857 की क्रांति थी, उस क्रांति के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, वह कारण था राजनीतिक या पॉलिटिकल। दूसरा कारण जो है वह कारण है आपका इकोनॉमिक अर्थात आर्थिक कारण। सुनो, भारत में अंग्रेज आए व्यापार करने के लिए, उन्होंने व्यापार तो किया, लेकिन इस व्यापार में सिर्फ उनको एक तरफा लाभ हुई, और भारत को इसका बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ा। भारत के बाजार पूरी तरीके से प्रभावित हो गए, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से तार तार कर दिया। और यही नहीं, भारत का के बाजार को ही छोड़ दो, भारत का जो किसान है वह भी खून के आंसू रोने लगा। अंग्रेजों ने भारत में जहां राजनीतिक शक्ति पाई, वहां पे उन्होंने राजस्व की वसूली के लिए कई प्रकार के सिस्टम्स चालू किए, जैसे कि जमींदारी सिस्टम, जैसे कि महलवाड़ी सिस्टम, जैसे कि रैयतवाड़ी सिस्टम। इन प्रणालियों के माध्यम से उन्होंने लगान की इतनी ऊंची दर रखी कि भारत का किसान खेतों में अनाज उत्पादन करता था, लेकिन जब अनाज काटता था तो उसके आंखों से लहू और आंसू निकलते थे। किसान का भूखा बच्चा अकुलाई नजरों से देखता था अपने खेतों की तरफ कि फसल तैयार होंगे तो उसके क्षुधा की याद मिटेगी, वह भरपेट खाएगा, लेकिन किसान का वह भूखा बच्चा भूखा ही सो जाता। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताऊं आपको, इंसान को अपनी भूख तो बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन जब कभी भी उसके सामने उसके बच्चे भूख से तड़पते रहते हैं तो वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। और इस प्रकार से बताऊं मैं आपको, गांव जब बर्बाद होते हैं ना, गांव का किसान बर्बाद होता है, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का 95% भाग जो था, 95% जो लोग थे वो कृषि पर अपने जीविका चलाते थे। और जब गांव में किसान बर्बाद होता है तो मैं बताऊं कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती है, जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है, वहां पे बढ़ई, वहां पे चर्मकार, वहां पे सोनार, वहां पे लोहार, सब उसी किसान से पाते हैं। जब किसान के पास ही कुछ नहीं है तो उसको क्या मिलेगा? जाहिर सी बातें बर्बाद हो गए, फिर शहर की तरफ भागने लगे। शहर में वहां पर जो है वो हैंडीक्राफ्ट या हस्तशिल्प उद्योग चला करते थे, लेकिन अंग्रेजों के मशीनों के द्वारा बने माल ने पूरी तरीके से भारतीय बाजार को बर्बाद कर दिया था। और यदि कार्ल मार्क्स के शब्दों में बात करें तो उन्होंने कहा कि गंगा घाटी बुनकरों की हड्डियों से बिखरी पड़ी है। और माय डियर फ्रेंड्स, ए मैन कैन टॉलरेट ए पंच ऑन इट्स फेस बट ही कांट टॉलरेट ए किक ऑन इट्स बेली। इंसान मुंह पे मारे गए थप्पड़ को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पेट पर मारी गई लात इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। भारत के वे लोग जिनके रोजी रोजगार चले गए, उन्हें हाथों में हथियार उठाने के लिए प्रण कर लिया कि मौके की तलाश में थे कि जैसे मौका मिले अंग्रेजों के खिलाफ हथियार लेकर के खड़ा हो जाया जाए। 1857 की क्रांति का इस प्रकार से दूसरा जो कारण है वह कारण आर्थिक है। तीसरा कारण जो है वह सोशल कॉजेज है, सामाजिक कारण। सुनो, समाज और उसके नियम बड़े बेरहम होते हैं। समाज के इस नियमों के पाबंद होने के लिए न जाने कितने ही नरम दिल लोगों ने अपने बच्चों को भी गला घोटने में गुरेज नहीं किया। और मैं बताऊं, आज 21वीं सदी का यह भारत, इस भारत में भी जो खाप पंचायतें लगती हैं, वहां पे समाज के नियम को तोड़ने के जुल्म में माता पिता उन अपने बच्चों का गला घोट देते हैं, जिनके एक बूंद आंसू गिराने पर भी उनके जो है कलेजे कट जाते हैं। वही माता पिता समाज के नियमों को तोड़ने पर अपने बच्चों का गला घोटने में गुरेज नहीं करते। अंग्रेजों ने 1829 में सती प्रथा
का कानून बनाया, भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई उन्होंने। 1856 में उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह का अधिनियम बना दिया। 1856 में उन्होंने एक नियम बनाया जिसको हम लोग जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट कहते हैं। उस अधिनियम प्रावधान किया गया कि अब भारतीय सैनिकों को विदेशों में जाकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उस समय भारतीय धर्म ग्रंथों में, जो हिंदू धर्म ग्रंथ थे, उसमें नियम था कि अगर कोई भी भारत का हिंदू यदि समुद्र पार चला जाता है तो उसे कोई भी रोजी रोटी, कोई भी जो है उसको बेटी और रोटी का संबंध नहीं रखेगा, उसको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, भारत में जो हिंदू लोग थे खास करके, उन्हें कहा कि अंग्रेज पहले हमारे बाजारों में घुसे, फिर वो हमारे खेत खलिहानों में आए, फिर इसके बाद वो घर में प्रवेश कर चुके हैं। और जाहिर सी बात है, यदि उनको रोका नहीं गया तो एक दिन हमें, हमारे लिए कोई भी यहां पर जमीन में असर नहीं होगी, हम जाएंगे तो जाएंगे कहां। इस प्रकार से भारतीय लोगों ने, जो समाज के ठेकेदार लोग थे, उन्होंने भी सोच लिया कि नहीं, चाहे जो भी हो, समाज में अगर कुछ बदलाव होना है, सुधार होना है, तो हमारी ओर से होना चाहिए। अंग्रेज कौन होते हैं हमारे सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने वाले। इस प्रकार से समाज के जो ठेकेदार कहे जाने लोग थे, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने लग गए। नंबर 4, जो चौथा कारण है, वह कारण आपका है रिलीजियस कॉजेस, अर्थात धार्मिक कारण, अर्थात धार्मिक कारण। जैसा मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं कि धर्म एक अफीम की तरह होता है। ऐसा ही कहा था कार्ल मार्क्स ने कि रीजन इज लाइक एन ओपियम, और जो इसके नशे में होता है ना, उसको दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता। आज बताऊं मैं आपको, अभी हम इस सब विश्व की बात करें, इस सब विश्व में लगभग 20 करोड़ लोगों को हम लोगों ने धर्म के नाम पर काट डाला है। आपको तो पता ही होगा कि दुनिया ने ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच में लगभग 300 साल का धर्म युद्ध देखा। करोड़ों की संख्या में यहां जाने गई थी। तो जाहिर सी बात है, धर्म का मुद्दा बड़ा संवेदनशील मुद्दा होता है। अंग्रेज जब भारत में आए तो उनको इस बात की अच्छी तरह से जानकारी थी कि भारत में सब करना है, लेकिन धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। लेकिन समय बीता, परिस्थितियां बदल गई। भारत के मुगल, भारत के मराठे, भारत के राजपूत, सभी को अंग्रेजों ने एक एक करके शिकस्त दे दी और अंग्रेजों के पास अब पूरा खाली मैदान था। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि भारत में आए थे तो उन्होंने 2 उद्देश्य लेकर आए थे, पहला व्यापार और दूसरा धर्म का प्रसार, दूसरा ईसाईयत को भारत के हर कोने कोने तक पहुंचाना। और इस प्रकार से उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य शुरू कर दिया। और ये कार्य उन्होंने स्कूलों के माध्यम से किया, क्योंकि बड़े लोगों को समझाना तो मुश्किल होता है, लेकिन छोटे बच्चों के दिमाग में कुछ भी प्लांट किया जा सकता है। तो अंग्रेजों ने शिक्षा के माध्यम से भारतीय बच्चों को यह सिखाना शुरू कर दिया कि देयर इज ओनली वन गॉड एंड दैट गॉड इज जीसस क्राइस्ट। एक ही भगवान है, जिस भगवान का नाम है ईसा मसीह। उन्होंने हमारे भारतीय अवतारों को उन्होंने गालियां दी, उन्हें राम और कृष्ण के बारे में बुरी बातें कही, उन्हें मोहम्मद साहब के बारे में उन्होंने अपमानित करने का कार्य किया। और यही कारण है कि भारत के हिंदू मुसलमान सब अंग्रेजी शिक्षा को, अंग्रेजी स्कूलों को और शैतानी दफ्तर करने लग गए। धर्म के जो ठेकेदार लोग थे, उन्होंने समझ लिया कि अब हमारा भी धंधा पानी बंद होने वाला है, अंग्रेजों कुछ किया जाए। और इस प्रकार से धर्म के जो ठेकेदार लोग थे, वो भी अंग्रेजों के साथ अब खड़े नहीं थे, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। और इस प्रकार 1857 की क्रांति का धार्मिक कारण भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगला जो कारण है, वह कारण है आपका प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव कारण। अगला जो कारण है, वह कारण है प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव। सुनो, प्रशासन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शासन की नीतियों को क्रियान्वित किया जाता है। तो अंग्रेजी शासन की जो नीतियां थी, उसको क्रियान्वित किया जाता था जिस तंत्र के माध्यम से, वह था प्रशासनिक तंत्र। और भारत का जो यह ब्रिटिश भारत का जो प्रशासनिक तंत्र था, वो प्रशासनिक तंत्र मैं बताना चाहूंगा, इट वाज अ वेरी इनइफेक्टिव, इट वाज ए वेल एडमिनिस्ट्रेटेड एडमिनिस्ट्रेशन। यह पूरी तरीके से सड़ी हुई प्रशासनिक व्यवस्था थी। यह पूरे कोर से सड़ा हुआ था। और मैं बताना चाहूंगा कि भारत की जो सेना की बात थी, लगभग 83% ब्रिटिश भारत की सेना में भारतीय लोग थे, लेकिन उनके साथ भेदभाव किया जाता था। पहली बात तो यह थी कि भारत का कोई भी व्यक्ति
सूबेदार के पद से ऊपर पद नहीं पा सकता था। नंबर 2, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि भारत का हर एक जो व्यक्ति है, जो प्रशासनिक अधिकारी था, उसको 500 रुपए से अधिक का वेतन वाला पद नहीं मिलता था। भारतीयों ने यह निर्णय कर लिया, चाहे अब कुछ भी हो जाए, हमें अंग्रेजों का प्रतिकार करना है। उस प्रकार 1857 की जो क्रांति है, उस क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण जो है प्रशासनिक बन गया, क्योंकि भारतीय जितने वेतन मिलते थे, उनके समकक्ष वालों को उससे 10 गुना अधिक वेतन मिलता था, उनको अधिक बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी। इन सभी बातों के आलोक में 1857 की जो क्रांति है, उस क्रांति का आगाज किया गया। और सबसे लास्ट में जो है वह कारण है तात्कालिक कारण। देखिए, भारतीय लोग चरमरा रहे थे, छपटा रहे थे, लेकिन वही था कि उसकी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। तो जो कारण तात्कालिक कारण है, उसमें बताना चाहूंगा कि जो तात्कालिक का इमीडिएट कॉज है, उस इमीडिएट कॉजेज में एक राइफल का नाम आता है, जिस राइफल का नाम है एनफील्ड राइफल। 1856 में अंग्रेज लोग अपने शस्त्र, अपने आर्म का आधुनिकीकरण करने के लिए एक नई प्रकार के राइफल लेके आए थे, जिस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। और वो ऐसी राइफल थी जो आज की तरीके की है, जिसमें कारतूस लगता था। और इस प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहले मजल लोडर होता था। मजल लोडर का मतलब यह है कि पहले नाल तोड़ो, उसके बाद उसमें बारूद भरो, इसके बाद उसमें उसको स्टिक से पुश करो, इसके बाद ट्रिगर दबाओ, और उसके बाद घोड़ा चढ़ाओ, ट्रिगर दबाओ, तब गोली चलेगी। तो इतने देर में आप कहोगे सर जी, कोई अच्छा लाठी चढ़ाने वाला व्यक्ति आएगा और डंडे से मार करके उसकी राइफल छीन लेगा। लेकिन अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को बदला और उन्होंने नई राइफल लेकर आ गए, एनफील्ड राइफल। लेकिन उस राइफल की में कमी थी कि उसको चलाने के लिए चिकनाई की जरूरत पड़ती थी, तो गोली में ही चिकनाई लगा दी जाती। जो कार्ट्रिज जो होता था, उसी कार्ट्रिज में वो क्या करते थे कि यहां पर एक प्लास्टिक लगा देते थे और यहां पर चिकनाई लगा देते थे। इसे चलाने के लिए इसको अपने दांत से काटना पड़ता था। ये बात फैलाई गई कि अंग्रेजों ने जानबूझकर इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिला रखी है। और माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते ही हो कि गाय जो है हिंदुओं के लिए पवित्र है, और जो सुअर है वो अब मुस्लिमों के लिए घृणा का पात्र है। हिंदू मुसलमान दोनों ने समझा कि उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, उनको ईसाई धर्म की तरफ प्रवृत्त करने के लिए ये सारी जो है चालें अंग्रेजों द्वारा चली गई है। और इस प्रकार से भारतीय जो जनता है, जो भारत का सेना के लोग हैं, वे इसके लिए निश्चित रूप से वे अंग्रेजों का प्रतिकार करने के लिए खड़े दिखाई दे रहे थे। लेकिन अभी भी वही था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। यह दिन था 27 मार्च 1857। मंगल पांडे पूजा करने के लिए पानी भर रहे थे। एक व्यक्ति आता है जो कहता है कि पंडित जी पानी पिला दीजिए, तो वह कह देता है, तो मंगल पांडे जो 29 वर्ष के व्यक्ति थे, आपके उत्तर प्रदेश के बलिया के नगवा के रहने वाले थे, धर्मभीरू व्यक्ति, उन्हें कह दिया कि जब मैं कभी पूजा करने के लिए आता हूं तभी तुम्हें पानी की प्यास लग जाती है। उसने कहा कि पंडित जी, आप अपना धर्म तो मेरे से बचा लोगे, लेकिन अंग्रेज लोगों की जो आप गोली चबा रहे हो, उसमें प्रतिदिन आप गाय और सुअर की चर्बी चबा रहे हो, उससे अपने धर्म को कैसे बचाओगे। मंगल पांडे वाज वेरी मच इन्फ्यूरिएटेड, वो बहुत अधिक गुस्से में आ गए और उन्होंने प्रण कर लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं इसका विरोध करूंगा। उन्होंने इंतजार किया रविवार का 29 मार्च 1857। रविवार का दिन था और मंगल पांडे, उस दिन चर्च परेड होती थी, और चर्च परेड में हिंदू और मुस्लिम जो सेना के लोग थे वे जाते थे हथियारों के साथ, लेकिन अंग्रेज जो ईसाई लोग थे वे आपको निहत्थे जाते थे, क्योंकि वहीं से परेड करके वो सीधे चर्च चले जाते थे। मंगल पांडे ने परेड में अपने साथियों को ललकारना शुरू कर दिया कि भाइयों, ये जिंदगी एक बार मिली है और इंसान को मरना भी एक बारी चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी धर्म की रक्षा नहीं कर पाते हो तो आपकी मौत हो जाती है। और जितनी बार आपका धर्म आपके सामने भ्रष्ट होता है, जितनी बार आपका धर्म जो है अधर्म की तरफ प्रवृत्त होता है, उतनी बार आपकी मौत हो जाती है। और मौत एक दुखद बात है, इसलिए एक बार मर जाओ। हमें अंग्रेजों का प्रतिकार करना है। मेरे हिंदू और मुस्लिम भाइयों, जागो, हमें मरने का एक बहुत अच्छा बहाना मिला है, हम इसको जाया नहीं जाने देंगे, हम अंग्रेजों का प्रतिकार करेंगे। जब मंगल पांडे अपने साथियों को इस प्रकार से उत्साहित कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति भागा भागा वहां के कमांडर के पास गया, जनरल हियरसे के पास। वो अपने बंगले पे था। उसने कहा कि साहब, जर्सी नंबर 1443 मंगल पांडे वह अपने साथियों को भड़का रहा है, कुछ किया जाए, नहीं तो विद्रोह फैल जाएगा, नहीं तो यहां पर जो है गदर मच जाएगी।
जनरल हियर से इसके पहले आता है, इसके पहले जॉन वॉग आ गया और उसने मंगल पांडे को ललकारा। उसके हाथ में पिस्टल थी, मंगल पांडे की बंदूक गरज गई और उनकी बंदूक की जो गोली थी वह जॉन वॉग के घोड़े को लग गई। जॉन वॉग का घोड़ा गिर गया। तभी जनरल हियर से अपने बेटों के साथ पहुंच जाता है और वह कहता है ईश्वरी प्रसाद पांडे को, ज्यादा पकड़ो इस बागी को। ईश्वरी प्रसाद पांडे ने कहा इन्होंने गलती क्या की है, क्यों पकड़ ले इनको। लेकिन तभी शेख पलटू नाम का एक व्यक्ति पलटा मार गया और वह कमर से जाकर मंगल पांडे को पकड़ लिया। मंगल पांडे कद में छोटे थे लेकिन बड़े मजबूत व्यक्ति थे। एक व्यक्ति की बस की बात इनको पकड़ना, लेकिन तब तक कई लोग आ गए। मंगल पांडे समझ गए कि मेरा अंजाम क्या होने वाला है। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से बंदूक की टिकट दबाई, गोली निकली, उनके कंधों को छूती हुई निकल गई और इसके बाद अंग्रेजों ने उनको काबू में कर लिया और 6 अप्रैल 1857 को उनका कोर्ट मार्शल हो गया और इसमें यह निर्णय हुआ कि 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी जाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं बताऊं कि भाजी की यह जो बात थी जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैलने लग गई। अंग्रेजों के खिलाफ लोग खड़े होने लग गए। अंग्रेजों को भय हो गया और उन्होंने, सब इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि फांसी की तय तारीख से 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दी गई, चारों ओर बातें फैली और मेरठ में जो जहां पे रहती थी तीसरी घुड़सवारी के लोग, तीसरी घुड़सवारी 3rd कैवेलरी ने के 85 सैनिकों ने यह कह दिया कि हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। 9 मई 1857 को उनको कोर्ट मार्शल किया गया और 10 मई 1857 को वहां पे क्रांति फैल गई। क्रांति, वहां पे जो घुड़सवार थे लगभग 850 घुड़सवार ने वहां पे क्रांति के बिगुल फूंक दिया और वे अपने भारत के सम्राट बहादुर शाह जफर की तरफ कूच कर गए। मेरठ से दिल्ली पहुंचने में उनको टाइम लगा। रात के, मतलब वो धान के खेत से जा रहे थे, बच के जा रहे थे। 10:30 बजे रात को वे पहुंचे वहां पर और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने बहादुर शाह जफर से एक अनुरोध किया कि आप हमारी बगावत की बागडोर संभाले, आप हमारी यह जो क्रांति, इस क्रांति की बागडोर संभाले। बहादुर शाह जफर ने इनकार कर दिया। उस इनकार के पीछे वजह थी, वह जानता था कि इसका परिणाम क्या होने वाला है और दूसरी बात, वह 82 साल का बूढ़ा आदमी था, अधिक रिस्क नहीं ले सकता था और तीसरी बात है कि वह हृदय से कवि भी था। लेकिन भारतीय सिपाहियों ने उनको याद दिलाई उनके पूर्वजों की, भारत की परंपरा की, और बहादुर शाह जफर को भी लग गया कि शायद ऊपर वाले ने कोई मौका बना के दिया हो और उसने कहा कि ठीक है, हम इसका जो है हम नेतृत्व करेंगे। और 11 आपकी जो मई 1857 है, उस दिन दिल्ली में लूटपाट हुई। बहादुर शाह जफर की तरफ से खान बख्त खान ने इसका नेतृत्व किया, उनकी बेगम जीनत महल ने नेतृत्व किया और इस प्रकार से यह जो बगावत है, यह बगावत जो है चारों तरफ फैल गई। मैं बताना चाहूंगा कि कानपुर में इस बगावत की जो बागडोर है उसको नाना साहब, तात्या टोपे और उनके दोस्त अजीमुल्ला खान ने संभाल लिया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में इसकी बागडोर संभाली। आपके दिल्ली में, सॉरी बिहार में बाबू कुंवर सिंह, अमर सिंह ने इसकी संभाली। इलाहाबाद में जो प्रयागराज है, यहाँ पर लियाकत अली खान ने। इस प्रकार से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्रांतिकारियों ने इसको अंजाम दिया। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा 1857 की जो क्रांति हुई, इस क्रांति का में अंग्रेजों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, भारतीयों को नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि क्रांति 14 महीने ही चल पाई क्योंकि अंग्रेज लोग जो है वो बड़े मजबूत लोग थे, वो प्रशिक्षित थे। दूसरी बात है, संसाधन उनके पास ज्यादा थी और सबसे बड़ी बात है कि भारत की तरफ से लड़ने वाले जो लोग थे, हर व्यक्ति अपने अपने एक प्रकार से मैं कहूंगा कि एजेंडे के लड़ रहा था। तो इस प्रकार से इसका परिणाम हुआ कि जून 1858, 14 महीने बीते और 14 महीनों के बाद अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचल दिया। तो मैं यहां पर आपको थोड़ा दिखा दूं। की क्रांति नेता से उसके हम लोग उत्पीड़क की बात करें तो पहली बात है कि प्लेस ऑफ रिवोल्ट दिल्ली में इसका जो लीडर थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय। हालांकि मैं कहना चाहूंगा कि बख्त खान और जीनत महल भी उनके साथ में थी। और जो अधिकारी ने ब्रिटिश ऑफिसर हु सप्रेस्ड द रिवोल्ट, जिसने इसको उत्पीड़न किया, इसको दबाया, वह थे आपके जॉन निकोलसन, उनके साथ में हडसन। लखनऊ में जो
1857 क्रांति का जिसने नेतृत्व किया वो थी बेगम हजरत महल, और उसको दबाने का काम किया हेनरी लॉरेंस ने। कानपुर में नाना साहब, और नाना साहब ने इसका नेतृत्व किया, और कानपुर में जो विद्रोह को दबाया उस व्यक्ति का नाम सर कॉलिन कैंपबेल। झांसी और ग्वालियर में जो नेता थे वो लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे, उसको दबाने का काम किया जनरल ह्यूग्रोज ने, और बरेली में खान बहादुर खान ने किया, सर कॉलिन कैंपबेल ने उसको दबाया, और बिहार में कुंवर सिंह ने किया, जिसका उत्पीड़न किया विलियम टेलर और अय्यर ने। तो मैं बताऊं कि भारत के अलग अलग जगहों पे, हालांकि 1857 की जो क्रांति है, मैं बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से राजा महाराजा लोगों ने इसका नेतृत्व किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत की आम जनता ने भाग नहीं लिया। धन्य है प्रयागराज की भूमि, यहाँ के हर एक किसान ने इसमें भाग लिया, और कहते हैं अंग्रेज जब पहुंचे यहाँ पर दबाने के लिए क्रांति को, तो उन्हें जिस किसी को पाया हर एक व्यक्ति को पकड़ कर उन्होंने फांसी पर लटका दिया। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रयागराज है, प्रयागराज के हर एक पेड़ पर क्रांतिकारियों की लाश झूल रही थी। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने सफलतापूर्वक दबा दिया, लेकिन बताऊं कि इसका परिणाम जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बड़ा भयावह साबित हुआ। कंपनी के शासन को समाप्त घोषित कर दिया, और रानी विक्टोरिया जो उसमें महारानी थी, उनका यहाँ पर एक उद्घोषणा पढ़ा गया, और उसके साथ ही भारत की सरकार को चलाने के लिए एक नया नियम बन गया, जिस नियम का नाम था भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसमें अंग्रेजी सरकार ने भारत की सत्ता को खुद अपने हाथ में ले लिया। हम लोग अगला जो लेक्चर है जिसमें पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसमें हम लोग इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।